जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने कक्षा 10वीं राजस्थान बोर्ड के चैप्टर नंबर 2 मानव तंत्र के टॉपिक जनन तंत्र के साथ उपस्थिति दे रहा हूं। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपका A1 तरीके से सारा कंसेप्ट क्लियर कराया जाएगा। ज़रूरत है बशर्ते आप शुरू से लेकर वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और दोस्तों, आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। दोस्तों, ये वीडियो जनरल साइंस के लिहाज से देखें तो दोस्तों क्लास 11th बायोलॉजी में भी इसका टॉपिक रहता है तथा छोटी क्लासों में दोस्तों जनन का टॉपिक क्लास 7th 8th 9th में भी रहता है, तो सबके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, आपको बता दें, इससे पूर्व मैंने क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 2 और 3 दोस्तों यानी 1 और 3 पहले करवा दिया है। दूसरे के दोस्तों मैंने श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र के सारे टॉपिक करवा दिए हैं। अगर वो आपने वीडियोस नहीं देखी है दोस्तों तो ऊपर एक आई बटन आ रहा है, उस पर क्लिक करके क्लास 10th साइंस बाई अजय सर पर जाकर आप सारे वीडियो देख सकते हो, या प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाकर सारे के सारे वीडियो देख सकते हो। प्लेलिस्ट का नाम मिलेगा दोस्तों क्लास 10th साइंस बाई अजय सर। दोस्तों, क्लास 10th साइंस बाई अजय सर अजय कुमार सर ऐसे लिखा हुआ, और वहाँ सारी की सारी प्लेलिस्ट में आपको पूरे वीडियो मिल जाएंगे जो अभी तक हमारी क्लास हुई है। और दोस्तों, ये वीडियो देखने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप दोस्तों अपने फ़ोन को फुल स्क्रीन मोड में कर लें ताकि बहुत ही बढ़िया तरीके से सारे कंटेंट समझ में आएंगे। इसके अतिरिक्त दोस्तों, आपको अगर वीडियो साफ दिखाई नहीं दे रहा तो वीडियो पर क्लिक करते ही 3 डॉट आएगा दोस्तों, 3 डॉट सेटिंग पर क्लिक करके आप वीडियो की जो गुणवत्ता है अर्थात क्वालिटी है वो दोस्तों बढ़ा सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं जनन के बारे में। जनन होता क्या है दोस्तों? जनन को इंग्लिश में रिप्रोडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहाँ पर लिखा है प्रत्येक जीव अपने समान ही नया जीव यानी संतति उत्पन्न करता है, इस क्रिया को जनन कहते हैं। देखिए, सजीवों का प्रमुख लक्षण है जनन दोस्तों। सजीवों में कई प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं, जिसमें देखिए दोस्तों उत्सर्जन है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जनन है। जनन के अलावा दोस्तों आप देखते हो सजीव वृद्धि करते हैं, ठीक है, विकास करते हैं। तो कई प्रकार के जो आप लक्षण देखते हो, सजीव वृद्धि है, विकास है, उत्सर्जन है। कई प्रकार के उद्दीपनों के प्रति क्या रहते हैं? सक्रिय भी रहते हैं। तो ये सारे के सारे परिवर्तन किस में होते हैं? सजीव में होते हैं। मैं कहूँ कि दोस्तों पत्थर में तो ये कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि सर पत्थर में तो नहीं होते हैं। तो जनन भी क्या है? सजीवों का प्रमुख लक्षण है और ये अपने पीढ़ी के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सभी सजीवों में होता है। चाहे जीव जंतु की बात करो दोस्तों, चाहे जीव जंतु की बात करो या फिर पेड़ पौधों की बात करो या फिर मानव सहित कई प्रकार के एक कोशिकीय के जीव है, समस्त क्या करते हैं? जनन करते हैं। और जनन सजीवों का क्या है? प्रमुख लक्षण है। तो परिभाषा आ रही, सबसे पहले आप अपनी कॉपी में ये लिख सकते हो और लिखना भी आपको कि प्रत्येक जीव अपने समान ही नया जीव या संतति उत्पन्न करता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। जनन के द्वारा पीढ़ियों में निरंतरता बनी रहती है तथा किसी जीव की मृत्यु होने पर उसकी जाति का अस्तित्व भी बनाया जा सकता है। तो जनन महत्वपूर्ण क्यों है? तो एक तो क्या है कि जनन के द्वारा पीढ़ियों में निरंतरता बनी रहती है, मतलब आगे पीढ़ी का क्या रहता है? अस्तित्व रहता है। और एक क्या होता है कि किसी जीव की अगर मृत्यु भी हो जाती है तो ऐसे नहीं कि उनकी जाति संपूर्ण क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। इसलिए क्या है कि जनन का विशेष महत्व है। सीधे सीधे शब्दों में बात करें तो अपने समान, किसके समान दोस्तों? अपने समान संततियों को पैदा करना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। अपने समान संततियों को पैदा करना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। अपने समान संततियों का उत्पादन क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अपने समान संततियों का उत्पादन जनन कहलाता है। और दोस्तों आपको बता दें, अब जनन के टाइप्स के बारे में जिक्र करते हैं कि जनन कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो जनन मुख्य रूप से दोस्तों आप छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हो, 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है अलैंगिक जनन और एक होता है लैंगिक जनन। बिल्कुल दोस्तों, जरूर बने रहिए शुरू से अंत तक। बहुत ही अच्छी यहाँ कई सारे चीजें अपन क्लियर करेंगे, सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। तो देखिए, अलैंगिक जनन का मतलब होता है या नर और मादा दोनों नहीं बनेंगे दोस्तों, नर और मादा दोनों नहीं है, इन लिंग में से कोई एक लिंगी उपस्थित होगा। और लैंगिक जनन में क्या होगा दोस्तों? नर और मादा दोनों मिलेंगे। तो देखिए, बात करते हैं बारी बारी से। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक मजेदार कलर सेलेक्ट कर देते हैं क्योंकि जिंदगी हमेशा रंगीन होनी चाहिए। तो चलते हैं, पहला अलैंगिक जनन का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं दोस्तों अलैंगिक जनन। तो देखिए, अलैंगिक जनन को बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं दोस्तों? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले बात करते हैं कि होता क्या।
वह जनन जिसमें दो जीवों की भागीदारी नहीं होती है। अरे साहब, जब दो जीवों की भागीदारी नहीं होती है तो जनन कैसे होता है? कि साहब बिल्कुल होता है, ठीक है। अलैंगिक जनन ही है ये, कि वो जनन जिसमें दो जीवों की भागीदारी नहीं होती है, इसमें एक जीव द्वारा ही संतान उत्पत्ति संभव है, अलैंगिक जनन कहलाता है। मतलब इसमें नर और मादा के जो युग्मनज बनते हैं ना, वो दोस्तों नहीं होगा। इसमें क्या होगा, या तो कोई भी जीव नर होगा या कोई भी क्या होगा, मादा होगा, और एक ही जीव क्या करेगा, संतान उत्पत्ति कर देगा। तो इस प्रकार का जनन क्या है, अलैंगिक जनन है। तो देखिए यहाँ पर आ रहा पॉइंट कि इसमें उत्पन्न संतति पेरेंट के समान होगी, अर्थात आनुवंशिक के रूप से क्या होगी, समान होगी। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि अगर नर और मादा दोनों साथ में नहीं है तो क्या होगा, संतति पर कोई प्रभाव पड़ेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। इसमें आनुवंशिकी गुण क्या रहेंगे दोस्तों, यथावत रहेंगे। ध्यान रहे दोस्तों, आनुवंशिकी के जनक गिरगट जॉन मेंडल है। बात करते हैं आगे लैंगिक जनन की दोस्तों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं जिसको दोस्तों। तो इसमें दो भिन्न जीवों की भागीदारी आवश्यक है। ये कि लालो यहाँ पर दोनों जीव क्या होने चाहिए, भिन्न भिन्न होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें नर और मादा दो भिन्न जीवों के सहयोग या मिलने से संतति का निर्माण होता है, अर्थात ये आनुवंशिक रूप से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, इसे लैंगिक जनन कहते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर नर और मादा दोनों जीव आपस में मिलेंगे। भले देखिए अगर फूल की बात करें तो पुष्प का नर भाग और पुष्प का जो मादा भाग है, अर्थात जिसे पुंकेसर और स्त्री केसर कहते हैं दोस्तों, ये आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, युग्मनज बनाएंगे दोस्तों। अगर किसी जीव जंतु की बात करें तो उसमें एक नर होगा, एक मादा होगा, अर्थात एक मेल होगा और एक फीमेल होगा, ये मिलकर क्या बनाएंगे, युग्मनज बनाएंगे दोस्तों। और एक अगर बात करें मानव में, तो मानव में दोस्तों नर अर्थात जो पुरुष होगा और मादा अर्थात जो क्या होगी, महिला या गर्ल्स होगी, तो वे आपस में दोस्तों मिलकर युग्मनज का निर्माण करेंगे, तो उसे बोलते हैं लैंगिक जनन अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों निषेचन। क्या है दोस्तों, निषेचन। जानिए दोस्तों निषेचन क्या होता है। तो आप अपनी कॉपी में दोस्तों हेडिंग डाल सकते हो निषेचन। अब देखिए निषेचन होता क्या है, अपने जान तो लिया, जनन जान लिया कि जनन सार दो प्रकार का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो यहाँ पर देखिए निषेचन क्या होता है, तो जंतुओं में मादा के अंडाणु, क्या ला लो, मादा के तो क्या है अंडाणु, और नर के क्या है शुक्राणु, मिलकर एकाकार हो जाते हैं, ठीक है। यानी दोस्तों जो मादा का ये अंडा है ना, अंडाणु, और जो नर का क्या है, शुक्राणु है दोस्तों, ये क्या शुक्राणु है दोस्तों, ये दोनों आपस में क्या होंगे, मिलेंगे, तो दोस्तों ये एकाकार हो जाएंगे। तब अपन कहेंगे दोस्तों क्या हो गया है, इन अंडाणु और शुक्राणु का क्या हो गया है, निषेचन हो गया, अर्थात कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन हो गया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ लिखा है जंतुओं में मादा के अंडाणु और नर के शुक्राणु मिलकर एकाकार हो जाते हैं और नए जीव का सर्जन करते हैं, इससे निषेचन कहते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, निषेचित होने के लिए भी कुछ अनुकूल परिस्थितियां चाहिए। हर दिन या आम दिनों में भी अगर दोस्तों जनन की क्रिया हो तो निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है। इसके लिए एक निश्चित टाइम पीरियड रहता है मादाओं में, वो टाइम पीरियड दोस्तों मैं रज चक्कर के माध्यम से आपको बता दूंगा दोस्तों। जब भी हमारा नेक्स्ट पार्ट होंगे तो सारी चीज़ें आपको एवन तरीके से क्लियर करवाई जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए दोस्तों अभी यह चीज़ आपने पढ़ी थी शुक्राणु अंडाणु के चित्र द्वारा समझते हैं। ये दोस्तों आप देख रहे हैं, ये दोस्तों क्या है, मादा का अंडाणु है। क्या दोस्तों, अंडा है, जो आप चित्र देख रहे हैं ये मादा का अंडाणु है, और ये दोस्तों क्या है, नर का शुक्राणु है। क्या दोस्तों, शुक्राणु है। देखिए शुक्राणु के ये आगे वाला भाग इसको बोलते हैं सिर बोलते हैं। क्या दोस्तों बोलते हैं, सिर बोलते हैं। और जो ये पीछे वाला भाग है इसको पूंछ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूंछ बोलते हैं। तो ये शुक्राणु की पूंछ है और ये क्या है, शुक्राणु का सिर है। जब देखिए दोस्तों नर और मादा के मध्य संभोग की क्रिया होती है दोस्तों, किसकी क्रिया होती है, जब नर और मादा के मध्य सेक्स की क्रिया होती है तो पुरुष का शुक्राणु और मादा का अंडाणु आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं, मतलब एक निश्चित टाइम पीरियड पर मिलते हैं। तो यहाँ शुक्राणु बड़ा तैरते हुए आता है और मादा के अंडाणु से क्या होता है, रिएक्शन कर देता है, और क्या होता है साहब, युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज का निर्माण होता है। कोई पूछे कि सर निषेचन की प्रक्रिया होती कहाँ है, तो ध्यान रखना फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है। कैसे ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है। यानी फैलोपियन ट्यूब में जब अंडा बन जाएगा, पूरा निषेचित हो जाएगा, तब वो विकास होने के लिए कहाँ जाएगा, मादा के गर्भाशय में जाएगा। और गर्भाशय में क्या होगा दोस्तों, 9 माह अर्थात 270 दिन रहेगा दोस्तों, और एक निश्चित समय अंतराल के पास बच्चे का क्या होगा, जन्म होगा दोस्तों, मुन्ने का क्या होगा लालों, निर्माण होगा। आगे बढ़ते हैं साहब, बिल्कुल अच्छा टॉपिक। आगे देखिए क्या है, यौवन आरंभ। क्या है दोस्तों, यौवन आरंभ क्या होती है, इस चीज को बड़े ही अच्छे तरीके से अपन क्या करते हैं, समझते हैं। तो आप दोस्तों हेडिंग डाल सकते हो यौवन आरंभ। क्या डाल सकते हो दोस्तों, यौवन आरंभ, जिसको इंग्लिश में बोलते हो दोस्तों पुबर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
पोइबेट्री बोलते हैं। तो यहाँ चीज लिखी हुई है दोस्तों कि मानव में यौवनारंभ या वयस संधि भी बोलते हैं पोइबेट्री, ठीक है। तो मानव में यौवनारंभ या वयस संधि शारीरिक परिवर्तन की उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा कालक्रम में बच्चे से बढ़कर प्रजनन में समर्थ जवान हो जाते हैं। अर्थात दोस्तों लाल भी जवान हो जाता है, लाली भी जन्म हो जाती है। मतलब दोस्तों आपकी वो अवस्था नहीं रही, यानी वो बाल्य अवस्था नहीं है। आप बाल्यावस्था को पार करके कहाँ पर पहुँच गए हो, बच्चे से जवान पहुँच गए हो, मतलब किशोर पहुँच गए हो, और आप प्रजनन करने में क्या है, समर्थ है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, यौवनारंभ प्रारंभ हो रही है। यौवनारंभ की शुरुआत हार्मोनों के बंधन से होती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बात करें पुरुष में, ठीक है, पुरुष में एक हार्मोन पाया जाता है जिसके कारण परिवर्तन होते हैं, उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन। और महिलाओं में दो हार्मोन होते हैं, किसमें, मादा में दो हार्मोन होते हैं। एक तो होता है एस्ट्रोजन, क्या होता है दोस्तों, एस्ट्रोजन। एक होता है एस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्टेरॉन। क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन। दोस्तों आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें तो भी यहाँ से सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो सीधी सीधी बात नहीं हो कहे कि सर कि मनुष्य के जीवन काल में बचपन के बाद, कब की बाद, बचपन के बाद की वो अवस्था जिसमें कई प्रकार के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं। यानी मनुष्य के बचपन के बाद वो अवस्था जिसमें कई प्रकार के शारीरिक परिवर्तन भी होंगे दोस्तों, मानसिक परिवर्तन भी होंगे विद्यार्थियों, और क्या होंगे तो विद्यार्थियों, और यहाँ आपके कई प्रकार के भावनात्मक परिवर्तन भी होंगे। क्या होंगे, भावनात्मक परिवर्तन भी होंगे। वह सारे के सारे परिवर्तन जिस अवस्था में होते हैं उसे बोलते हैं यौवनारंभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यौवनारंभ बोलते हैं। मेरे विद्यार्थी भी कुछ पढ़ रहे होंगे तो दोस्तों आपको मैंने नोट्स में ये चीज़ें लिखा रखी है, चैप्टर नंबर 2 के हमारे यहाँ नोट्स चल रहे हैं विद्यालय में। तो दोस्तों आप उस नोट्स को पढ़ लें और यहाँ से टॉपिक क्लियर कर लें, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए लड़कों में यौवन आरंभ होती है ना, ये लगभग 13 से 15 वर्ष में प्रारंभ होती है। लड़कों में 13 से 15 वर्ष में प्रारंभ होती है। तो लड़कियों में लगभग 1-2 साल लड़कों से पहले प्रारंभ होती है, पहले प्रारंभ होती है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं, ठीक है, जिसमें कुछ परिवर्तन शारीरिक है, यानी बच्चा शारीरिक रूप से काफी क्या हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा, मानसिक रूप से भी क्या हो जाएगा, एबल हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों कई प्रकार के भावनात्मक मतलब इमोशनल थॉट आएंगे, ठीक है, इमोशनल विचार आते रहते हैं, ठीक है। तभी लालों और लालियों का क्या रहता है, पढ़ने में तो मन रहता नहीं है, फोन चलाने में लाले क्या रहते हैं, मशगूल रहते हैं। आगे बात करते हैं साहब ढोल नगाड़ों के साथ नए टॉपिक क्या है दोस्तों, नया टॉपिक के बारे में आइए डिस्कस करते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों आपके आसानी के लिए देखिए एक मैंने यौवनारंभ का एग्जाम्पल भी दिया है। पुरुष में आप देख सकते हैं सामान्य बच्चा कोई चेंजेस नहीं हो रहे। यहाँ देखिए चेस्ट में थोड़ी वृद्धि हो रही है और गुप्तांगों पे देखिए थोड़े बहुत बालों का आना। दूसरा देखिए यहाँ दाढ़ी आ रही है, और भी दोस्तों ये ब्रेस्ट यानी छाती के आकार में वृद्धि और गुप्तांगों बाल थोड़े ज़्यादा आना चेस्ट वगैरह में, ये देखिए कर्मिक परिवर्तन दोस्तों होता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए यहाँ पर अवस्था दे रखी है दोस्तों, ये अवस्था यहाँ चाइल्डहुड बचपन की है, ये पोइबेट्री प्रारंभ की है, ये पोइबेट्री के अंत में 20 वर्ष की अवस्था। और ये देखिए दोस्तों जब व्यक्ति अध्ययन आयु का 30 वर्ष का हो जाता है तो ये चीज़ें दी गई है। अब देखिए दोस्तों महिलाओं में भी कुछ चेंजेस आपको दिखाई दे रहे हैं, कई प्रकार की अवस्थाएं आ रही। देखिए दोस्तों मैं आपको पहली अवस्था की ओर ले चलता हूँ। पहली अवस्था देखिए यहाँ कोई खास परिवर्तन नहीं है मादा में, लेकिन सेकेंड अवस्था में देखिए नॉर्मल चेस्ट वगैरह में वृद्धि हो जाती है दोस्तों, और गुप्तांगों पर बाल आना आम बात है। थर्ड देखिए यहाँ पर चेस्ट के आकार में वृद्धि, यहाँ भी वृद्धि हो रही है देखिए दोस्तों। बट यहाँ पर देखिए जैसे आप जैसे ही थर्ड से फोर्थ स्टेप में जाओगे तो क्या होगा, अपेक्षाकृत मतलब महिला के या मादा के चेस्ट के आकार में तथा इसके अलावा गुप्तांगों के जो बाल वगैरह उसमें क्या होगी दोस्तों, वृद्धि होने प्रारंभ हो जाएगी, ठीक है। कोई भी मेरा बुरा अर्थ निकालने की कोशिश ना करें, बिल्कुल जो कंसेप्ट है वही मैं करवा रहा हूं दोस्तों, मैं मेरे घर से टॉपिक नहीं ला रहा हूं। आगे बात करते हैं साहब लड़कों में शारीरिक परिवर्तन क्या क्या होते हैं। लड़कों में शारीरिक परिवर्तन क्या क्या है, ये अच्छा खासा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल एग्जाम की दृष्टि से भी काफी अच्छा क्वेश्चन है आपके। देखिए अब देखिए बात करें कि परिवर्तन तो हो रहे हैं सर, लेकिन लड़कों में ऐसे कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। मैंने बताया था परिवर्तन का कारण होता है एक हार्मोन होता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण लड़कों में कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो परिवर्तन कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले आप देखिए स्क्रीन पे देख रहे हैं, पहला है वृषण का आकार, कार्य और प्रजनन। यानी वृषण के आकार में क्या होती है, वृद्धि होने
लग जाती है। ठीक है, वर्षण देखिए वर्षण कोष में रहते हैं। ठीक है, और इनका कार्य और प्रजनन मतलब वर्षण है वो प्रजनन के लिए क्या हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि शुक्राणुओं का निर्माण हो जाना, शुक्राणुओं का निर्माण होना क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता, मतलब शुक्राणु बनने प्रारंभ हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट है गुप्तांगों में क्या आते हैं दोस्तों, बाल आते हैं। गुप्तांगों में क्या आते हैं, बाल आने प्रारंभ हो जाते हैं। तीसरा शरीर और चेहरे के बाल, यानी शरीर के विभिन्न अंगों पर बालों का उगना एक आम बात है। इसके अलावा चेहरे पर भी क्या आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा बाल आ सकते हैं, कील मुंह से हो सकते हैं। आवाज़ में बदलाव, लड़कों की आवाज़ प्राय क्या हो जाती, भारी हो जाती, क्या हो जाती, भारी हो जाती है। आगे देखिए पुरुष माचलता और शरीर का आकार, ठीक है, शरीर के कुछ अंग कोमल हो जाते हैं और शरीर का आकार भी क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। आगे देखिए शरीर की गंध स्मेल आनी प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि कई प्रकार की संवेदी ग्रंथियां होती हैं ना विद्यार्थियों, उसका श्रावण ज्यादा हो जाता है। चेहरे पर मुंह से निकलना ये लड़कों में आम बात है। आगे देखिए स्तनों का विकास होता है। ठीक है, स्तनों का भी विकास होता है थोड़ा बहुत। ठीक है, मतलब पुरुष के स्तन भी क्या होंगे, थोड़े थोड़े अपेक्षाकृत नॉर्मल क्या हो जाएंगे, दिखने प्रारंभ हो जाएंगे, थोड़े थोड़े चेस्ट के आकार में वृद्धि होगी और गुप्तांग में क्या आएगा, बाल आना आम बात है, पहले चीज आ चुकी है। तो कई प्रकार के आपने परिवर्तन देखे, जैसे कि आवाज का भारी होना, दाढ़ी मूंछों का आना, काख या बगल है, जननांग में गुप्तांगों में बालों का आना, त्वचा क्या हो जाती है, एक चीज ये भी याद रखना, पुरुषों की त्वचा क्या हो जाएगी, तेली टाइप हो जाएगी दोस्तों। इसके अलावा बात करें कि पुरुषों में तीव्र वृद्धि देखी जा सकती है। कभी कभार अपन बच्चों को देखते हैं कि अचानक वृद्धि कर देते हैं, ऐसा किसके कारण होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होता है। तो बच्चों में तीव्र वृद्धि होना, चेहरे पर कील मुंहासों का निकलना, इसके अलावा लैंगिक परिपक्वता आना, ये सारे के सारे जो गुण है वो लड़कों में किसके कारण दिखाई देते हैं, यौनारंभ के कारण स्रावित होने वाले टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण दिखाई देते हैं। आगे देखिए, आगे अपन नेक्स्ट पॉइंट पे विचार करते हैं कि गर्ल्स में कौन कौन से परिवर्तन दिखाई देंगे। तो चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन भी पूछ रहा आपसे कि यौवनारंभ के समय लड़कियों में कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं। पहला है शरीर के कुछ नए भागों जैसे काख और जांघों के मध्य जननांगी क्षेत्र में बाल गुच्छ निकल आते हैं। यानी गर्ल्स में देखिए कौन कौन से परिवर्तन होते हैं विद्यार्थियों। तो देखिए यहाँ पर काख है यानी बगल है, और जांघ यानी पैरों के मध्य है, तो जननांगी क्षेत्र यानी वेगिना वगैरह दोस्तों योनि है, वहां पे क्या होगा, बाल आने प्रारंभ हो जाएंगे। आगे बात करते हैं हाथ पैर पर महीन रोम आ जाते हैं, हाथों और पैरों पर भी बहुत ज्यादा रोम आ जाते हैं, मतलब लगभग पूरे शरीर पे क्या आ जाते हैं, बाल आ जाते हैं। त्वचा तैलीय हो जाती है, कभी कभी मुंह से निकल आते हैं। आगे वक्ष बोलते हैं छाती को, वक्ष के आकार में वृद्धि होने लगती है, मतलब महिलाओं में स्तनों, लड़कियों में क्या होगा, स्तनों के आकार में वृद्धि हो जाती है। स्तनाग्र की त्वचा का रंग गहरा भूरा होने लगता है, रजोद्रम होने लगता है, और अंडाशय में अंड परिपक्व होने लगते हैं। ध्वनि सुरीली हो जाती है दोस्तों, कोयल जैसी, और विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होने लगता है। सारे पॉइंट पे बात करते हैं, विचार करते हैं, समझते हैं। देखिए पहला पॉइंट आप देख रहे हैं, पहला पॉइंट देखिए कि मादाओं में देखिए शरीर के कुछ नए भाग है, जैसे काख है, बगल है और जांग है, मतलब पैरों के मध्य है, जो जननांगी क्षेत्र है जैसे योनि है, तो उन पर क्या होंगे दोस्तों, बाल आना प्रारंभ हो जाएंगे। हाथ और पैर पर महीन रोम आना प्रारंभ हो जाते हैं, त्वचा बहुत ज़्यादा चिकनी हो जाएगी, तेली हो जाएगी, और कभी कभार किसी किसी में मुंह से कील मुंह से निकल सकते हैं। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि मादाओं में जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, जो इसके कारण ये चीज़ें होती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों क्लास अच्छी लग रही होगी, लाइक जरूर करें, लाइक तो बनता है यार। ठीक है, आगे बात करते हैं, वक्ष के आकार में वृद्धि होने लगती है। वक्ष बोलते हैं छाती को, किसको बोलते हैं, छाती, यानी महिलाओं की छाती होती है ना, उसमें क्या हो जाता है, वृद्धि प्रारंभ हो जाती है। स्तनाग्र, स्तनाग्र मतलब स्तन होते हैं दोस्तों, स्तन, ठीक है, थन बोलते हैं जिसको, ठीक है, कि थनों के आकार में वृद्धि होगी, लेकिन जो थन की त्वचा है ना ऊपरी वाले, उसका रंग गहरा भूरा होने लगता है। आगे देखिए यहाँ बात हो रही है रजोद्रम, क्या हो रही है, रजोद्रम एक मादाओं में बहुत ही अच्छा लक्षण है दोस्तों। जब पहली बार रजोद्रम होता है उसको बोलते हैं मेनार्की, क्या बोलते हैं, मेनार्की बोलते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, महिलाओं में पहली बार किसी लड़कियों में जब रजोद्रम की क्रिया होती है उसे मेनार्की बोलते हैं। देखिए रजोद्रम का दूसरा नाम है ऋतुस्राव, क्या है, ऋतुस्राव भी बोलते हैं इसको, रजोधर्म भी बोलते हैं। ठीक है, मासिक चक्र या मासिक धर्म भी बोलते हैं, मासिक धर्म भी बोलते हैं। ठीक है, एम्स भी बोल सकते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। और दोस्तों इसको पीरियड बोलते हैं, पीरियड्स क्या बोलते हैं, पीरियड्स होते हैं दोस्तों, पीरियड्स। यहाँ कोई भी किसी भी अगर क्लास में भी क्लास चल रही है तो मजाक उड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये हमारे माँ बहनों सभी में होता है। ठीक है, तो रजोधर्म है ना, वो मादाओं का क्या है,
एक महत्वपूर्ण लक्षण है। क्या लाला? महत्वपूर्ण लक्षण है, बहुत ही एक अच्छा लक्षण है, जिससे ही कोई महिला माँ बन सकती है। अगर कोई महिला रजोद्रम को नहीं जाती है या कोई लड़की रजोद्रम को नहीं जाती है तो माँ नहीं बन सकती। कोई पूछ रहा है कि सर कब प्रारंभ होती है, तो मादव में प्राय लगभग 12-13 वर्ष की उम्र में सबसे पहले मासिक धर्म ही दिखाई देगा दोस्तों। मासिक धर्म की क्रिया दिखाई देती है। किसी में थोड़ी लेट हो सकती है, ठीक है। शुरुआत में ये क्या हो सकती है, अनियमित हो सकती है, मतलब इसका एक निश्चित टाइम पीरियड नहीं रहता है, लेकिन बाद में इसका निश्चित टाइम पीरियड रह जाता है। लगभग माह में एक बार होती है, एक माह में दोस्तों ये एक बार होती है, और 4 से 5 दिन क्या होता है, रक्त दोस्तों योनि मार्ग से स्रावित होता है। इसे बोलते हैं दोस्तों रजोद्रम या एमसी या ऋतुस्राव या मासिक धर्म या एमसी। अंडाशय में अंड परिपक्व होने लगते हैं, और अंडाशय में दोस्तों जो अंडे बनते हैं ना वो क्या होते हैं, परिपक्व होने लगते हैं। आगे बात करें, ध्वनि सुरीली हो जाती, कोयल जैसी हो जाती है, ठीक है। गर्ल्स की ध्वनि तो वैसे ही प्यारी लगती है सभी को, ठहला लो। आगे देखिए, विपरीत लिंग की ओर आकर्षण होने लगता है, ठीक है। विपरीत लिंग है, ठीक है, जैसे मान लो कि मादा है, ठीक है, तो वह पुरुष की तरह आकर्षित होगी, पुरुष मादा की तरह क्या होगा, आकर्षित होगा। किसको दोष नहीं है, दोष उनको नहीं है, दोष हार्मोनों को है। टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कुछ ऐसे ही हार्मोन है कि अपने आप क्या हो जाता है, अट्रैक्शन हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर देखिए एक अलग टॉपिक की, जो देखिए इससे रिलेटेड ही है, लेकिन यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मासिक धर्म होता क्या, मासिक धर्म होता क्या है। तो समझिए कि मासिक धर्म क्या होता है, ये समझते हैं दोस्तों। आगे देखिए, मासिक धर्म की बात करते हैं तो 10 से 15 की आयु में लड़की के अंडा से हर महीने एक विकसित डिंब अंडा उत्पन्न करना शुरू कर देते हैं। देखिए मैंने अभी कहा था 13-15 वर्ष में प्रारंभ होता है, किसी में पहले भी हो सकता है, लगभग 13-15 में पुरुषों में होता है ये सारे परिवर्तन, लेकिन मादाओं में क्या होती है 1-2 साल पहले होती है। तो लगभग 12-13 के स्टेज में क्या होता है, कोई भी गर्ल से वो पीरियड्स आना प्रारंभ हो जाएगी, ठीक है। तो 10 से 15 साल की आयु की लड़की के अंडा से हर महीने एक विकसित अंडा उत्पन्न होता है। प्रत्येक महीने क्या होता है दोस्तों, अंडा बनता है। क्या बनता है, अंडा बनता है। कलर सेलेक्ट करते हैं, बढ़िया कलर, एक अलग कलर लेते हैं। चलिए ब्लैक कलर को चॉइस करते हैं, ठीक है। ब्लैक पे ब्लैक सर अच्छा नहीं है, नेक्स्ट कलर चॉइस करते हैं साहब, कौन सा करें भाई, लाल कर दो, ठीक साहब। 10 से 15 की आयु में लड़की के अंडा से हर महीने एक विकसित अंडा उत्पन्न करता है। जैसे देखिए एक अंडा है, क्या है साहब, अंडा है, ठीक है। और अंडा कहाँ बनता, अंडाशय में अंडा बनेगा, ठीक है। देते हैं वो अंडा अंडवाहिनी नली यानी फैलोपियन ट्यूब के द्वारा नीचे जाता है, ठीक है। और ये अंडा होता है ना, तो ये अंडे कहाँ जाते हैं, जो ये फैलोपियन ट्यूब होती है मादा में, ठीक है, कुछ इस टाइप से आती है। तो ये क्या होगा, अंडा फैलोपियन ट्यूब से क्या होगा, धीरे धीरे नीचे जाएगा, ठीक है, जो कि अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ती है। और जो फैलोपियन ट्यूब होती है वो किससे कनेक्ट रहती है, अंडाशय को किससे रहती है, गर्भाशय से जोड़ती है। जब अंडा गर्भाशय में पहुंचता है ना, उसका अस्तर रक्त और तरल पदार्थ में गढ़ हो जाता है, ठीक है। अब अंडा क्या होगा, गर्भाशय में पहुंचेगा तो उसका अस्तर है, मतलब जो वातावरण है वहाँ का दोस्तों जो अस्तर रहता है रक्त और तरल पदार्थ से गढ़ हो जाता है, ठीक है। अब गर्भाशय में जो अंडाशय का स्तर है, ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा, तरल पदार्थ आ जाएंगे, खून वगैरह आ जाएंगे, गाढ़ा हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है कि यदि अंडा उर्वरित हो जाए तो वो बढ़ सके और शिशु के जन्म के लिए उसमें स्तर को विकसित हो सके, ठीक है। अभी क्या होता है कि वो अंडा क्या हो जाता है, थोड़ा उर्वरित हो जाता है, ठीक है। और मतलब अगर वो अंडा क्या हो, वहाँ मान लो स्राव क्यों हुआ, स्राव इसलिए हुआ कि अंडा अगर मान लो वह निश्चित हो जाए तो क्या हो सके, विकसित हो सके। लेकिन यदि हम पुरुष के शुक्राणु सम्मिलित न हो, अगर अंडा क्या हुआ, पुरुष का शुक्राणु वहाँ आया ही नहीं, तो क्या होता है, वो स्राव के रूप में बन जाता है, जो योनि मार्ग से क्या होता है, निष्कासित होता है। इसी स्राव को मासिक धर्म, पीरियड्स या रजोद्रम या महावारी भी बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल और एमसी कहते हैं। तो सीधी सीधी बात है, ज़्यादा रट्टा फिक्सिंग की आवश्यकता नहीं है कि साहब जो अंडा है ना, वो अंडा निकलना कहाँ से, फैलोपियन ट्यूब से निकलता है, पक्की बात है। क्योंकि देखिए कोई भी जब अंडा होता है ना तो निषेचन की प्रक्रिया होती है, जैसे मादा में निषेचन प्रक्रिया योनि से होती है, तो योनि से शुक्राणु कहाँ आता है, गर्भाशय से योनि शुक्राणु पहुंच सीधा कहाँ आता है, फैलोपियन ट्यूब में आते हैं। और फैलोपियन ट्यूब में क्या रहते हैं, अंडे रहते हैं। अब देखिए योनि का जो टेम्परेचर है ना वो बहुत ज़्यादा क्या रहता है, गर्म रहता है, क्या रहता है, गर्म रहता है। तो यहाँ पर देखिए कई लाखों करोड़ों, देखिए लाखों यहाँ पर क्या निकलेंगे, शुक्राणु निकलेंगे, लेकिन केवल 1 या 2 शुक्राणु लास्ट तक क्या होते हैं, पहुँच पाते हैं। अब ये एक शुक्राणु क्या होता है, तैरता तैरता धीरे धीरे अंडाणु के क्या आया, संपर्क में आया, ठीक है। तो क्या होता है कि ये अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलकर क्या बना लेगा दोस्तों, युग्मनज बना लेगा। क्या बना लेगा, युग्मनज बना लेगा। और भ्रूण का क्या हो जाएगा,
विकास हो जाएगा, मुन्ने का विकास हो जाएगा। और यहाँ से ये क्या होगा, जब युग्मनज बनेगा सीधा कहाँ आ जाएगा, गर्भाशय में रहने के लिए आ जाएगा। यहाँ 9 महीने पलेगा, फिर गर्भाशय का क्या होगा, मुख खुल जाएगा और शिशु कहाँ आ जाएगा, योनि मार्ग द्वारा बाहर आ जाएगा। लेकिन यहाँ प्रश्न बनता है कि अगर मान लो क्या हो, ये अंडा हो, ठीक है। अब देखिए मान लो कि अब कोई जैसे शादीशुदा नहीं है या जैसे भी हो, मान लो कि कोई संबंध नहीं बना रहा, ठीक है, केवल अंडा ही बन रहा है और शुक्राणु के संपर्क में आ ही नहीं रहा है, ठीक है, ऐसी कोई क्रिया नहीं हो रही है, तो अंडा कहाँ आएगा, फेलोपियन ट्यूब में। क्या आएगा, फेलोपियन ट्यूब में आया। अब फेलोपियन ट्यूब में जैसे अंडा आएगा, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से पाए जाते हैं, आपने देखे होंगे, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए ये अंडा है ना, यहाँ अंडा था, ये अंडा यहाँ आया, ये अंडे यहाँ आते हैं हमेशा, और यहाँ पता चला कोई भी शुक्राणु नहीं आने वाला, मजे करो, ठीक है, कोई शुक्राणु नहीं आने वाला, तो क्या होता है कि अंडा सीधा कहाँ जाता है, ये गर्भाशय यहाँ छोटा वाला, ठीक है, और ये गर्भाशय में आता है। और यहाँ गर्भाशय में क्या होता है, अगर इसको मान लो कि गर्भाशय में पोषण वोषण मिल जाता है, तो अंडा क्या होता है कि जब निषेचन नहीं होता ना, तो अंडे की जो सत्ता है ना, वो रक्त के रूप में, रक्त की बूंदों के रूप में क्या होता है, स्रावित होती है, और वो स्राव आता है योनि मार्ग द्वारा बाहर, ठीक है। उसे बोलते हैं अपन मासिक धर्म या बोलते हैं एमसी। ये प्रत्येक महीना में महिला में लगभग, या लड़कियों में 18 से 30 दिन के पश्चात होती है, किसी में 4 से 5 दिन, तो किसी में लगभग सप्ताह भर चलती है, ठीक है। तो ये एक अच्छा लक्षण भी है, ठीक है, और होनी भी चाहिए, क्योंकि कोई भी महिला है या लड़की है तभी माँ बन सकती है जब उसमें क्या हो, मासिक धर्म का प्रारंभ हो। लेकिन देखिए कुछ निश्चित समय अंतराल के पश्चात लगभग 45-50 की एज में क्या हो जाती है, बंद भी हो जाती है, ठीक है, ऑटोमेटिकली बंद भी हो जाती है। तो ये दोस्तों था जनन तंत्र का पार्ट 1। आगे दोस्तों पार्ट 2 वीडियो जल्दी आएगा, इसलिए दोस्तों आप बेल आइकन को प्रेस कर ले करके घंटी बजा दें, सारे डाउट्स एवं तरीके से क्लियर की जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आगे हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मानव जनन तंत्र, यानी मानव जनन तंत्र क्या होता है, मनुष्य वाला, ठीक है। और मानव में कौन सा रहेगा, नर जनन तंत्र, कौन सा रहेगा, नर जनन तंत्र के सारे अपन भाग पढ़ेंगे, उसके बाद मादा के पढ़ेंगे। संपूर्ण एवं चीज आपको इसी चैनल के माध्यम से अच्छी करवाई जाएगी। लेकिन जरूरत है दोस्तों बने रहें, वीडियो को देखते रहें, इसका लाभ लें। एक बार समझ नहीं आया तो दोस्तों 2 बार देखें, और आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक इस वीडियो को दोस्तों सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और दोस्तों अपने मित्रों तक शेयर करने का कष्ट जरूर करें। इसी आशा के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय वंदे मातरम। और दोस्तों आपको कोई भी एनीवे डाउट रहता है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर आपके अगले वीडियो में अवश्य देंगे। इसी आशा के साथ एक बार पुनः जय हिंद, जय वंदे मातरम।